दोस्तों, दुनिया भर में युद्ध के मैदानों पर लगातार बदलाव हो रहे हैं। नियंत्रण और सत्ता की लड़ाई अब किसी देश की सेना के साइज पर नहीं बल्कि उसकी रणनीति, तकनीक, पैसों और मिलिट्री की ताकत पर डिपेंड करती है। और मेरा यकीन कीजिए, कुछ देशों में दूसरों के मुकाबले ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये पता लगाने का समय आ गया है कि दुनिया भर में किन देशों के पास सबसे खतरनाक मिलिट्री फोर्स हैं। जर्मनी। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय फासीवादी शासन के दौरान जर्मनी की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 17.3 मिलियन सैनिक काम करते थे। लेकिन अपनी करारी हार का सामना करने के बाद जीतने वाली सहयोगी शक्तियों ने जर्मनी की मिलिट्री पर बंदिशें लगा दी थीं, जिससे उनकी आर्मी घटकर सिर्फ 1 लाख सैनिकों तक रह गई थी। उस वक्त जर्मनी ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो गया और वेस्ट नाटो पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस में शामिल हो गया। फिर नाटो के सख्त आदेशों के तहत वेस्ट जर्मनी ने कोल्ड वॉर में मदद करने के लिए 4,95,000 सोल्जर्स की एक आर्मी बनाई थी। आखिरकार 1990 में ईस्ट और वेस्ट सेक्शन को फिर से मिला दिया गया, लेकिन इस रीयूनिफिकेशन को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। जर्मन आर्म्ड फोर्सेस को फिर से 3,70,000 वर्कर्स तक सीमित कर दिया गया था। ऐसा लगता है कि नाटो कोई फैसला नहीं कर पाया था। दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी ने तब से एक मजबूत एंटी वॉर एटीट्यूड बना लिया है और उसकी आर्मी में अब सिर्फ 1,82,000 एक्टिव ड्यूटी मेंबर्स और 30,000 रिजर्व मेंबर्स हैं। लेकिन देश के जीडीपी का सिर्फ 1.2% होने के बावजूद उनका लगभग $50 बिलियन का मिलिट्री डिफेंस बजट उन्हें दुनिया में 6वें स्थान पर रखता है। जाहिर है, इसे बड़े पैमाने पर मैन पावर पर खर्च नहीं किया जा रहा है। इसके बजाय जर्मनी मिलिट्री रिसर्च और वेपन डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर देता है, जिससे उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। वो एक अल्ट्रा मॉडर्न सेमी ऑटोनोमस डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जो कि ड्रोन, सैटेलाइट, लड़ाकू और खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करने वाले विमानों को जोड़ सकेगा। ये उनके मीडियम साइज के मिलिट्री आर्सेनल में शामिल किए जाएंगे, जिसमें 712 हवाई जहाज, 245 टैंक और 4,583 बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। इसलिए भले ही जर्मनी सदी के सबसे अच्छे हिस्से में मिलिट्री लिमिटेशन से बंधा रहा हो, लेकिन उनके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ने उन्हें बहुत ज्यादा ताकतवर बनाया हुआ है। और अगर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आप भी उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को दबाकर अभी एक इन्वेस्टमेंट कर डालो और आगे बढ़ो, छेड़ दो जंग उन चीजों पर, राइट। इटली। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिलिट्री लिमिटेशंस का सामना करने वाला जर्मनी इकलौता देश नहीं था। जीत हार के बीच आगे पीछे झूलने के बाद इटली की आर्मी भी आकार में सीमित कर दी गई थी। इसकी रॉयल आर्मी में 25,60,000 सोल्जर्स काम करते थे, लेकिन साथ ही देशों के साथ शांति बनाए रखने के लिए इसे घटाकर 25 लाख कर दिया गया था। लेकिन आज की दुनिया में इटली भी जर्मनी की तरह नाटो का एक खास सहयोगी है। मेडिटेरेनियन इलाके में इसकी खास पोजीशन इसे नाटो की दक्षिणी सीमा की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक आधार बनाती है। इसका सपोर्ट करने के लिए इटली में अब खुद की आर्मी में लगभग 1,75,000 सैनिक तैनात हैं, जिन्हें $18.1 अरब के एक छोटे मिलिट्री बजट द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जर्मनी के $50 बिलियन की तुलना में ये बहुत ही कम लगता है। हालांकि इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा इटली की नौसेना में सुधार करने के लिए जाता है, जिसमें इस वक्त 249 एसेट्स मौजूद हैं, जिसमें 2 लड़ाकू विमान और 9 युद्धपोत शामिल हैं। कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि इटली के पास दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी नौसेना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मेडिटेरेनियन सी पर इसकी लगभग 4750 मील की तटरेखा है। अगर इटली के पास ये समुद्री सुरक्षा नहीं होती तो वो सीरिया या इजराइल जैसे समुद्र के पार खतरनाक देशों के हमलों की चपेट में आ सकता है। हालांकि अगर वो देश हमला करने का फैसला करते भी हैं तो इटली बिना लड़ाई किए सरेंडर नहीं करेगा। इसकी थल सेना के पास 200 टैंक और लगभग 7,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। यह हर 25 एक्टिव सोल्जर्स के ग्रुप के लिए लगभग एक गाड़ी होती है। इसके अलावा उनके पास 860 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें 99 लड़ाकू विमान और 38 ट्रांसपोर्ट गाड़ियां हैं। इसका मतलब है कि आप मामा मियाँ बोल पाएं, इससे पहले ही वो जमीन, हवा या फिर समुद्र के रास्ते सैनिकों को जमा करके तैयार हो जाएंगे। टर्की। दोस्तों, टर्की को पूरे इतिहास में लगातार अच्छे कारणों के लिए आर्मी नेशन के रूप में जाना जाता है। पुराने ऑटोमन साम्राज्य के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद 1923 में तुर्की को 100 साल से भी कम समय में रिपब्लिक घोषित कर दिया गया था। लेकिन आज वो सीरिया, इराक और ईरान जैसे खतरनाक देशों के साथ कई सीमाएं शेयर करता है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। उन्होंने अपनी एक मजबूत मिलिट्री तैयार कर ली है ताकि अचानक हमला किए जाने पर वो अपने देश की रक्षा कर सकें। देश में इस वक्त 3,55,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं, साथ ही 3,80,000 रिजर्व भी हैं। लेकिन तुर्की इतने सारे कैंडिडेट्स को भर्ती करने में कामयाब कैसे रहा? तकनीकी रूप से उन्हें भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। इसका सीक्रेट इसकी मिलिट्री के भर्ती कानून में, जिसमें कहा गया है कि 20 से 41 साल की उम्र में सभी पुरुषों को कम से कम 6 महीने के लिए मिलिट्री में शामिल होना जरूरी है। लेकिन वो अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाले अकेले नहीं है। 1952 से तुर्की नाटो का एक ऑनरेबल और प्रोमिनेंट मेंबर रहा है। खुद को एक मजबूत खतरे के रूप में स्थापित करके नाटो ने तुर्की को किसी भी तरह के हमले से बचाने में मदद करने के लिए
एलाइड लैंड कमांड बनाया है। 12 करीबी पड़ोसियों के सपोर्ट से तुर्की को मिलिट्री के लिए हथियारों में पैसा लगाने का मौका मिला था। आज उनके पास अपने 1750 मील लंबे कॉमन बॉर्डर की रक्षा करने के लिए लगभग 8,800 बख्तरबंद गाड़ियां हैं और 2622 टैंक हैं और 1055 डरावने मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अलावा उनके पास दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी वायुसेना भी है। लेकिन खतरनाक इलाकों में मिलिट्री को मेंटेन करने में बहुत पैसा खर्च होता है। 2020 में तुर्की का डिफेंस बजट 19.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जो उसकी जीडीपी का 2.7% था। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन अगर आप भी उन खतरनाक देशों के पड़ोसी होते तो मुझे लगता है कि आपको भी फाइनेंशियल पावर की जरूरत होती। ब्राजील। दोस्तों, आप जंगलों, त्योहारों और फुटबॉल के लिए जाने जाने वाले इस मस्ती भरे देश में इतनी बड़ी मिलिट्री होने की उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि 1964 से 1985 तक ब्राजील में सेना का शासन था। उस अत्याचारी नेता की बेड़ियों को तोड़ने के बावजूद ब्राजील अभी भी अपने पूर्व मिलिट्री प्रेसिडेंट बोल्सोनारो के जरिए अपनी अतीत की मिलिट्री ताकत से जुड़ा हुआ है। उनके शासनकाल में ब्राजील ने लगभग 3,34,000 एक्टिव मिलिट्री स्टाफ के साथ साथ 1.3 मिलियन रिजर्व मेंबर्स को भी इकट्ठा किया है। सिर्फ ब्राजील की देशभक्ति की भावना ही अपने सैनिकों की रैंक नहीं बनाती है, बल्कि उसका एक सख्त भर्ती कानून भी है। 18 से 45 साल की उम्र के हर मेल को लगभग 10 से 12 महीने के लिए मिलिट्री में भर्ती होना जरूरी है। इससे पता चलता है कि ब्राजील के पास पूरी दुनिया में छठा सबसे बड़ा रिजर्व फोर्स क्यों है। लेकिन इतना मैन पावर मिलिट्री के फाइनेंस पर एक बहुत बड़ा बोझ है। उनका खर्च देश के 27.8 अरब डॉलर के डिफेंस बजट से आगे निकल जाता है, जो कुल खर्च का लगभग 73% है। जो कुछ बचता है उसे इनएक्टिव मिलिट्री के पास रखा जाता है, जिसमें पेशेंट की पेमेंट भी शामिल होती है। इस तरह देश की थल सेना, नौसेना और वायुसेना सभी के पास समान मात्रा में मिलिट्री हथियार हैं। वो एक ताकतवर मिलिट्री फोर्स है और उनके पास 715 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 437 टैंक हैं, लेकिन सिर्फ 126 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2000 से कम मिलिट्री व्हीकल्स होते हुए इतने मैन पावर को जल्दी से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ये साबित करता है कि किसी देश की मिलिट्री की ताकत मैन पावर से कहीं ज्यादा दूसरी चीजों पर निर्भर करती है। इजिप्ट। दोस्तों, इजिप्ट को लंबे समय से मिडिल ईस्ट में सबसे एडवांस्ड और मॉडर्न देशों में से एक माना जाता है, लेकिन इसकी मिलिट्री रेपुटेशन हमेशा से इतनी मजबूत नहीं रही है। 1947 से 1973 तक इजिप्ट ने 5 अलग अलग युद्धों में इजराइल से लड़ाई लड़ी और इन सभी में उसकी हार हुई। फॉर्चुनेटली दोनों देशों ने 1979 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के गाइडेंस में एक पीस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे और इजिप्ट को अमेरिका से बहुत ज्यादा मिलिट्री और इकोनॉमिक मदद मिली थी। लेकिन 2013 में मिलिट्री के तख्तापलट के बाद अमेरिका ने अपने सभी मिलिट्री सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। इसने इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी को अपनी सेना को किसी भी तरह से मजबूत करने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने देश के मिलिट्री कानूनों को बदल दिया, जिसके लिए 18 से 30 साल की उम्र के सभी पुरुषों को सेना में 1 से 3 साल के लिए शामिल होना जरूरी था। इतना ही नहीं, उन्हें 9 साल तक देश के मिलिट्री रिजर्व में भी रहना जरूरी है। इजिप्ट में अब लगभग 4,40,000 सैनिक तैनात हैं, साथ ही 80,000 रिजर्व में हैं। इनमें इजिप्ट की सेना, नौसेना, वायुसेना और एक अलग एयर डिफेंस फोर्स शामिल है, जो खास तौर पर इजिप्ट को हवाई हमलों से बचाता है। इस सच के बावजूद कई देशों द्वारा मिलिट्री डिक्टेटरशिप की बुराई की गई थी। इसके द्वारा बनाया गया वर्कफोर्स आतंकवादी ग्रुप का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए जरूरी था। इस संबंध में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देशों ने इजिप्ट को सपोर्ट किया है और चाइना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए उन्हें कई अल्ट्रा मॉडर्न विंग लॉन्ग ड्रोन भी बेचे हैं। इस मदद से इजिप्ट की मिलिट्री में काफी मॉडर्न हथियार शामिल हुए हैं। अब उनके पास 4,295 टैंक, 11,700 बख्तरबंद गाड़ियां और 1,084 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं, जो उन्हें दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लैंड फोर्स बनाते हैं। 1500 मील से ज्यादा समुद्र तट के साथ उन्होंने अपने 303 लड़ाकू विमानों की मदद के लिए 2 मिस्ट्रल क्लास के नौसेना के जहाजों को भी तैयार किया है। भाई, ये तो खतरनाक मिलिट्री पावर है और मुझे लगा था कि सिर्फ इजिप्ट के पिरामिड ही बहुत बड़े हैं। यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के पास एक जमाने में एक ऐसी आर्मी थी जिसने दुनिया भर में ब्रिटिश साम्राज्य को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, पर दुनिया के लगभग 25% हिस्से को भी उन्होंने कवर किया। इसके शक्तिशाली मिलिट्री इतिहास ने इसे दोनों वर्ल्ड वॉर जीतने में भी मदद की थी। भले ही वो दिन अब बीत चुके हैं, लेकिन इसके पास अभी भी एक मजबूत आर्मी है। हालांकि इसकी रॉयल नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, मरीन और ब्रिटिश गोरखा में मोटे तौर पर सिर्फ 1.5 लाख एक्टिव ड्यूटी वर्कर शामिल हैं, जिसमें से सिर्फ 36,000 रिजर्व में हैं। ये आंकड़ा थोड़ा कम लगता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन बड़ी संख्या में सैनिकों पर
निर्भर होने के बजाय सैनिकों की एलीट टीमों को ट्रेनिंग देने पर ज्यादा जोर देता है और इस तरह की कट ऑफ एफिशिएंसी उनके सभी मौजूद मिलिट्री इक्विपमेंट्स में भी देखने को मिलती है। सिर्फ 88 जहाजों के उनके नेवल फ्लीट में 2 क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और उनका इस्तेमाल 42 देशों में 145 विदेशी ठिकानों को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। स्ट्रेटजी के तहत तैनात किए गए इन स्टेशन की वजह से ये छोटू सा देश भी नाटो का एक खास सदस्य है, क्योंकि अगर किसी भी सहयोगी देश पर अटैक हो जाए तो ये लॉजिस्टिक सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। 2016 में यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की घोषणा करने के बाद से यूनाइटेड किंगडम ने 2021 में $55.4 बिलियन की गारंटी के साथ अपने डिफेंस बजट को लगातार बढ़ाया है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ संबंध तोड़ने के बावजूद वो अभी भी सबसे खराब स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उनके पास 4 वैनगार्ड क्लास ट्राइडेंट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के अलावा 215 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार भी हैं। भले ही उसकी मिलिट्री पहले की तुलना में इतनी मजबूत न हो, लेकिन ब्रिटेन अब भी समुद्र पर राज करता है। फ्रांस दोस्तों, भले इस देश को लंबे समय से बढ़िया वाइन, चीज और व्हाइट फ्लैग से जोड़ा जाता रहा हो, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि फ्रांस के पास यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी मिलिट्री है। फ्रांस की सेना की 5 शाखाएं हैं बड़े पैमाने पर, जो कि वॉलंटियर से बनी हैं, जिनमें से लगभग 2,68,000 सैनिक तैनात हैं और 1,83,000 रिजर्व में हैं। वो सेना, नौसेना, वायुसेना, नेशनल गार्ड और नेशनल जेंडामेरी हैं, जो डायरेक्टली फ्रांस के राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। नेशनल गार्ड और नेशनल जेंडामेरी तकनीकी रूप से पुलिस फोर्स हैं जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जो देश की ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन वो सिर्फ फ्रांस के इलाके की रक्षा नहीं करते। नाटो के एक प्रमुख सदस्य के रूप में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने में एक खास रोल निभाया है, जिसमें उनके लगभग 30,000 सैनिक विदेशों में तैनात हैं। अपनी मजबूत अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के बावजूद फ्रांस ने 2000 से अपनी ही जमीन पर 40 से अधिक आतंकवादी हमले देखे हैं। इसके चलते फ्रांस ने अपने मिलिट्री बजट को 2000 में $33.8 बिलियन से बढ़ाकर 2020 में $53.9 बिलियन कर दिया है। इस पैसे का ज्यादातर हिस्सा उनकी मशीनरी को खरीदने, डेवलप करने और मेंटेन करने में जाता है, जैसे कि उनके 1229 प्लेन, जो कि दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी वायुसेना बनाते हैं। उनके 180 जहाज वाले नौसैनिक बल के हिस्से के रूप में उनके पास 4 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं। ये यूके से लगभग 100 ज्यादा हैं और ये सिर्फ उनके आंकड़े ही नहीं है जो उन्हें डरावना बनाते हैं, बल्कि इसलिए भी उन आंकड़ों के पानी के नीचे का हिस्सा पनडुब्बी से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी ले जाता है। ये फ्रांस के परमाणु हथियारों को डिलीवर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनमें से कुल मिलाकर 290 खतरनाक हैं। शुक्र है फ्रांस ने बाकी दुनिया को भरोसा दिला दिया है कि भविष्य में होने वाले हमले की कोशिशों को रोकने के लिए ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। उन परमाणु हथियारों के होते हुए जो कोई भी फ्रांस के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, वो फ्रेंच टोस्ट की तरह भून दिया जाएगा। साउथ कोरिया दोस्तों, जब जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था, तो कोरिया के 35 साल के उनके कब्जे के अंत ने उसे 2 इलाकों में डिवाइड कर दिया था, यूएस कंट्रोल्ड साउथ कोरिया और कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया। लेकिन 1950 में नॉर्थ ने साउथ पर एक बड़ा हमला किया जो 3 साल तक चला। भले ही दोनों पक्षों ने 1953 में एक युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने दुश्मनी को खत्म कर दिया, लेकिन तकनीकी रूप से दोनों देशों में जंग अभी भी छिड़ी हुई है। नॉर्थ कोरिया से लगातार हमले या आक्रमण के खतरे के चलते ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि साउथ कोरिया के पास 5,80,000 एक्टिव सोल्जर्स और 3.1 मिलियन रिजर्व की एक बड़ी आर्मी है। नॉर्थ कोरिया के 1.28 मिलियन एक्टिव और 6 लाख रिजर्व की तुलना में साउथ कोरिया एक बहुत बड़ा दुश्मन है, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं। इनमें से ज्यादातर आंकड़े देश की कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज से मिलते हैं। 18 से 28 साल की उम्र के देश के सभी पुरुषों को एवरेज 20 महीने के लिए मिलिट्री में शामिल होना जरूरी है। उनके कानून इतने सख्त हैं कि पॉप स्टार्स को भी इसमें कोई छूट नहीं दी जाती है। इतने मैन पावर के अलावा वो दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी संख्या में मिलिट्री एयरक्राफ्ट की कमान संभालते हैं, जिसमें लगभग 414 लड़ाकू विमान और हमले के लिए खास तौर पर 112 हेलीकॉप्टर हैं। उनकी थल सेना 14,000 बख्तरबंद गाड़ियों और 2614 टैंकों से लैस है, जबकि उनकी नौसेना में 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 युद्धपोत और 111 नौसैनिक जहाज हैं। ये सब उनके $48 बिलियन के डिफेंस बजट से पूरा होता है, जो उनके जीडीपी के 2.7% से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन साउथ कोरिया परमाणु हथियारों पर बने सख्त कानूनों का पालन करता है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने 30 से 40 परमाणु हथियार डेवलप कर लिए हैं, जिन्हें दिखाने से वो डरता नहीं है। फॉर्चुनेटली बाहरी हमलों से खुद को बचाने में मदद करने के लिए साउथ के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और यूनाइटेड किंगडम के साथ गहरे रक्षा संबंध है। आखिर जब आपके बड़े और ताकतवर दोस्तों के पास बहुत सारी न्यूक्लियर मिसाइलें हों, तो छोटी न्यूक्लियर मिसाइलें रखने की क्या जरूरत है भाई। जापान दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
उनकी भयानक भागीदारी के बाद इटली और जर्मनी की तरह जापान को कुछ कड़े मिलिट्री नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था। देश की पूरी सेना को भंग कर दिया गया था और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए या भविष्य में सेना रखने के लिए युद्ध का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें मना कर दिया गया था। लेकिन 1954 में उन्हें जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स बनाने का अधिकार दिया गया था, जिससे खास तौर पर जापान की रक्षा करने और उनकी सीमाओं के अंदर शांति बनाए रखने का काम सौंपा गया था। तो ये फोर्स न सिर्फ दुनिया में सबसे नई फोर्स में से एक है, बल्कि ये सबसे छोटी भी है। इसके एयर, ग्राउंड, मैरीटाइम डिविजन्स में 2,47,000 से ज्यादा एक्टिव लोग हैं, जिनमें से सिर्फ 56,000 रिजर्व हैं। ये उनके युद्ध भड़काने वाले पड़ोसी नॉर्थ कोरिया के मैन पावर के 5वें हिस्से से थोड़ा ही ज्यादा है। हालांकि उनकी असली ताकत उनके सैनिकों में नहीं, बल्कि उनकी तकनीक में है। 51.7 अरब डॉलर के डिफेंस बजट के साथ जापान के टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर ने दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली हथियार बनाए हैं, जैसे कि इसकी मल्टी टियर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कटिंग एज स्टील्थ फाइबर जेट और हाइपरसोनिक हथियारों का लगातार डेवलपमेंट, जो कि साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा। उनके बेजोड़ तकनीकी नॉलेज ने उन्हें एक खास पार्टनर बना दिया है, जिससे उन्हें साउथ कोरिया के साथ एक इंटेलिजेंस शेयरिंग पैक्ट और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक मजबूत सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाने में मदद मिली है। लेकिन वो सिर्फ अपने पार्टनर के हथियारों पर निर्भर नहीं है। 1561 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करने के लिए जापान के पास 4 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो विदेशी हमलों से बचाव के लिए 155 नौसैनिक बेड़े में 40 युद्धपोतों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए अगर नॉर्थ कोरिया का कोई तानाशाह पास के इस छोटे से देश पर हमला करने का इरादा रखता है, तो आप शर्त लगा सकते हैं कि उसे उड़ा दिया जाएगा। इंडिया। दोस्तों, भारत अब दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। हालांकि ये पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया था, जिसका पूर्वी हिस्सा बाद में बांग्लादेश का लोकतांत्रिक देश बन गया। लेकिन पार्टीशन के बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ साथ चीन और नेपाल के साथ बॉर्डर पर होने वाली लड़ाई ने भारत को लगातार बनी हुई युद्ध की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इन विवादित सीमाओं की रक्षा करने के लिए इसकी मिलिट्री में 2.1 मिलियन रिजर्व के साथ 1.4 मिलियन एक्टिव स्टाफ भी शामिल है। जो बात इसे और भी ज्यादा शानदार बनाती है वो ये कि भारत में कभी भी मिलिट्री सर्विस कंपलसरी नहीं रही है, जिसका मतलब ये है कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी अननोन स्क्रिप्ट मिलिट्री है। इसमें न सिर्फ सेना, नौसेना और वायुसेना, बल्कि सेंट्रल आर्म फोर्स, स्पेशल फोर्स और सिविल डिफेंस फोर्स भी शामिल है। उसकी नौसेना पूरी तरह से फिटेड एयरक्राफ्ट के साथ साथ सबमरीन और नौसेना के जहाजों के एक बड़े बेड़े से लैस है, ताकि उनकी 4393 किलोमीटर की तटरेखा की रक्षा की जा सके। लगभग 2000 शक्तिशाली एयरक्राफ्ट के साथ इसकी वायुसेना आकाश में चौथी सबसे खतरनाक सेना है। ये सब इसके 73.65 अरब डॉलर के डिफेंस बजट के साथ पूरा किया जाता है। लेकिन क्योंकि भारत की कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी कम है, इसमें से आधे से भी कम मेंटेनेंस, सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेंस पर खर्च किया जाता है। इसका मतलब है कि नए हथियारों पर 18.52 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे, जिसमें 22 कटिंग एज MQ-9 रीपर ड्रोन, 6 P-8I मैरीटाइम सर्विलांस प्लेन्स और एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम शामिल है। ये सारी तकनीक बहुत ही चमकदार और नई है, लेकिन उनका सबसे कीमती मिलिट्री पावर उनके 150 परमाणु हथियारों का भंडार है, जबकि पाकिस्तान के पास भी 160 परमाणु हथियार हैं। लेकिन इन दोनों पक्षों को लंबे समय तक दूर रखने के लिए काफी है। हालांकि उनका लक्ष्य अपने दूसरे बहुत बड़े पड़ोसी पर भी हो सकता है, जिसके बारे में ये बोलते हैं। चाइना। साल 2000 में चाइना के पास 3.9 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स की विशाल सेना थी, लेकिन इतने सारे मैन पावर के बावजूद पीपल्स लिबरेशन आर्मी या शॉर्ट में PLA एक पुराना मिलिट्री स्ट्रक्चर था। इस वजह से सेना, नौसेना और वायुसेना मॉडर्न लड़ाई के लिए कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं थी। खाड़ी युद्ध और ताइवान स्टेट्स क्राइसिस के दौरान चाइना के बैकयार्ड में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हथियारों के प्रदर्शन के बाद चाइना ने अपने मिलिट्री लक्ष्यों को रिवैल्यूएट किया और क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। आज ये 2.1 मिलियन एक्टिव फोर्स तक सीमित है, जिसमें 5,10,000 रिजर्व हैं, जबकि इस देश में तकनीकी रूप से एक भर्ती कानून भी है, लेकिन माना जाता है कि इसे 1949 से लागू नहीं किया गया है। इसके बजाय चाइना पेट्रियोटिक वॉलंटियर्स पर भी निर्भर है। हालांकि इसके ट्रेनिंग वीडियो को प्रचार के रूप में लेबल किया गया है और हॉलीवुड फिल्मों की फ्रेम फॉर फ्रेम क्लिप को कॉपी करने के लिए इसकी भारी आलोचना भी की गई है। इसके बावजूद ये अभी भी दुनिया में सबसे बड़ा एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री फोर्स है। हालांकि PLA को पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर और मॉडर्नाइज किया गया है। इसके ग्राउंड फोर्स, नेवी और एयरफोर्स एक रॉकेट फोर्स और एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये साबित नहीं हुआ है, लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास एक स्पेशल साइबर वॉरफेयर ग्रुप भी है, लेकिन उनकी प्रेजेंस पर सवाल उठाया गया है।
उन पर यूनाइटेड किंगडम, जापान, भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरे लोगों ने हैकिंग और जासूसी का भी आरोप लगाया है। इन लोगों के पास दुनिया की कुछ सबसे एडवांस्ड और बेहतरीन साइबर वॉरफेयर टैलेंट है, लेकिन अगर आप उनकी फंडिंग को देखेंगे तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। चाइना को अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने से बहुत फायदा हुआ है। 2000 में 22.9 अरब डॉलर से बढ़कर 2020 में 237 अरब डॉलर ये हो गया। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस और यूके का डिफेंस बजट मिलाकर 250 बिलियन डॉलर है। हालांकि चाइना की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण वो सारा पैसा देश की जीडीपी का सिर्फ 1.9% है, लेकिन ये बजट उनकी खतरनाक 320 परमाणु मिसाइल्स को मेंटेन करने में भी काफी मददगार है। हालांकि वो सभी मिसाइल्स डरावनी लग सकती हैं, लेकिन अपनी बदनाम नॉर्दर्न परमाणु पड़ोसी के मुकाबले वो इतनी बुरी नहीं है। रशिया। दोस्तों, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 44 साल के कोल्ड वॉर के दौरान एक दूसरे को परमाणु तबाही का डर दिखाते हुए युद्ध टालते रहे। कई दूसरे देशों की तरह रशिया ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री हथियार, मैन पावर और परमाणु हथियार डेवलप करने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन 1991 तक दुनिया भर में परमाणु युद्ध का खतरा कम होने के बाद रशिया को दशकों से की गई जमाखोरी का अंजाम भुगतना पड़ा। 1992 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया ने जॉर्जिया के साथ एक मामूली लड़ाई लड़ी। लगभग 1.9 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स होने के बावजूद छोटा सा जॉर्जिया आश्चर्यजनक रूप से एक करारी हार से बच गया। इतने सारे पुराने हथियार जो उसने सालों से जमा किए थे, साथ ही सेना पर ज्यादा डिपेंडेंसी ने रशिया को बेहद कमजोर बना दिया था। उसके बाद रशिया ने अपनी मिलिट्री में काफी बदलाव किए। आज इसमें सिर्फ 1 मिलियन से ज्यादा एक्टिव वर्कर्स हैं, लगभग 2 मिलियन रिजर्व में हैं। ये रशिया के कड़े मिलिट्री कानून के कारण है, जिसमें 18 से 27 साल की उम्र के हर आदमी को कम से कम 1 साल के लिए मिलिट्री ज्वाइन करना जरूरी है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में एक ज्यादा प्रोफेशनल मिलिट्री डेवलप करने के लिए इसे खत्म करने का फैसला किया है। हालांकि ये देखते हुए कि उनके मिलिट्री डिस्प्ले में कभी कभी सैनिक एक दूसरे की छाती पर जलते हुए सिंडा ब्लॉक तोड़ते हुए दिखाई देते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें प्रोफेशनल कहना ठीक है। लेकिन हथियारों के मामले में देश में लगभग 13,000 टैंक, 27,000 बख्तरबंद गाड़ियां और 14,000 से ज्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर और तोपें हैं। 4,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का एक एयरक्राफ्ट कैरियर और 600 से ज्यादा नौसेना के जहाजों के साथ ये जमीन, हवा और समंदर पर एक ताकतवर फोर्स है। इस सच के बावजूद कि उसके ज्यादातर हथियार मॉडर्न वॉर स्टैंडर्ड के हिसाब से पुराने हैं, रशिया लगातार बोल्ड फैसले लेता रहता है, जैसे कि हाल ही में क्रीमिया के कब्जे और सीरिया के सिविल वॉर में उसका हिस्सा लेना। लेकिन ये इसकी परमाणु क्षमताओं में कॉन्फिडेंस के कारण हो सकता है। आखिरकार रशिया के पास 4315 खतरनाक एक्टिव परमाणु हथियार हैं, लेकिन इन हथियारों के साथ साथ इसकी बाकी सेना को मेंटेन करने में सिर्फ 65.1 बिलियन डॉलर का खर्च आता है। ये चाइना की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन ये रशिया की जीडीपी का लगभग 3.9% है। हालांकि दुनिया के टॉप मिलिट्री फोर्स की तुलना में रशिया और चाइना दोनों ही पैसे के मामले में पीछे रह जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप के सभी शेखी बघारने वाले ट्वीट्स के कारण ये शायद ही कोई आश्चर्य की बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो कोल्ड वॉर के दौरान बड़े लाल न्यूक्लियर लॉन्च बटन को दबाने की अपनी इच्छा को रोकने में कामयाब रहे। लेकिन 21वीं सदी तक उन्होंने सिर्फ 12 लड़ाइयों में से 5 में जीत का दावा किया है, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। इराक पर आक्रमण, ऑपरेशन ओशन शील्ड, ऑपरेशन ऑब्जर्वेंट कंपास और लीबिया में 2 मिशन इन जीतों में से ही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री ताकत दूसरों को दबाने के बजाय डराने पर टिकी हुई है। अमेरिका की सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और अंतरिक्ष बल 1.4 मिलियन एक्टिव मेंबर्स और 8,86,000 रिजर्व से बने हैं, जिन्हें उनकी मर्जी से चुना गया था। इसमें दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों में तैनात 1,60,000 सैनिक भी इसमें शामिल हैं। साथ ही मिडिल ईस्ट में युद्ध में तैनात 60 से 70,000 सैनिक भी शामिल है। मैन पावर इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो उनके पास बहुत है। अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। उनके पास 13,000 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, 40,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 91 नौसेना जहाज और 20 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अमेरिका दुनिया में पहले स्थान पर है। और भाई, ये आपके दादाजी के जमाने की युद्ध के पुराने हथियार नहीं है। अमेरिका लगातार लेटेस्ट मिलिट्री तकनीक में निवेश कर रहा है, जैसे XQ-58A वॉल्करी। ये ह्यूमन पायलट के साथ उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया एक ड्रोन है, जो उन्हें आगे देखने और बेहतर तरीके से लड़ने में मदद करता है। और जैसे कि ये काफी नहीं था, उनके पास 3800 परमाणु हथियारों का भंडार भी है। लेकिन ये सारा मिलिट्री पावर सस्ता नहीं है। 2020 में अमेरिका ने अपनी रक्षा पर 738 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। इससे अलग इस लिस्ट में शामिल हर देश का डिफेंस बल मिलाकर 678.8 अरब डॉलर का बनता है। यार, मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सब कुछ बहुत बड़ा है। तो भाई, हमने देखा कि किसी देश की सेना किस किस वजह से पावरफुल हो सकती है। आपको क्या लगता है कि किस चीज से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और अगर आपको
इसकी अपोजिट चीज के बारे में जानना है तो भाई मेरे इस वीडियो को देख डालो, जिसमें दुनिया की सबसे कमजोर मिलिट्रीज को दिखाया गया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।